हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 12th बिजनेस स्टडी कर रहे थे, क्लास 12th की, जो कि हिंदी मीडियम है बेटा। ये इंग्लिश मीडियम की भी वीडियो बनी हुई है कुछ, वो भी आप देखते रहो। वैसे टाइम टू टाइम जैसे भी होगा वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी वीडियोस अपलोड होती चली जाएगी। वहाँ पे पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब आ रही है हिंदी मीडियम के पहले चैप्टर को कंप्लीट करने की। ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है हिंदी मीडियम में, जिसमें हमने जो आपका प्रबंध था उसका मीनिंग प्लस उसकी विशेषताएं वो हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इसको भी हमने पढ़ा था। और आज की इस वीडियो में हम आगे चलेंगे और कोशिश मेरी यही रहेगी कि चैप्टर आज कंप्लीट हो जाए। बाकी देखते हैं कि कितना टॉपिक हो सकता है। अगर कोई टॉपिक बच जाता है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो डायरेक्ट मैं आपको बुक की तरफ ले जाता हूँ बेटा। तो ये है बुक आर के सिंगला बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वैसे बुक इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी को थोड़ा अच्छा माना जाता है क्योंकि उसमें से कई बार वर्ड टू वर्ड की स्टडी उठ के आ जाती है, इस वजह से, और कोई रीजन नहीं है। लेकिन क्योंकि आपकी शुरुआत है बिजनेस स्टडी की, तो ज्यादा इम्पोर्टेंस ना देते हुए बुक्स को मैं आपको इसी बुक से करा देता हूँ। अगर आपके मन में क्वेश्चन ये है कि कौन सी बुक बेटर है, तो मैं इतना कहूंगा कि बेटा बुक कोई भी ले लो, सारी चीजें सेम है। किसी में थोड़ा सा आसान लिखा होगा, किसी में थोड़ा सा मुश्किल लिखा होगा, और कुछ खास उसमें कोई डिफरेंस नहीं, कोई एक्स्ट्रा कोई टॉपिक नहीं उसमें इंक्लूड होते। बस थोड़ी बहुत लैंग्वेज का ही हल्का फुल्का फर्क होगा, वो भी ज्यादा फर्क नहीं है उसमें भी। आप कोई बुक ले लो। अब देखो उसमें क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे जब मैं 12th में था और मैंने जब देखा था बुक्स को, मैंने करीबन 2-3 टाइप की बुक से मैंने पढ़ाई की थी, जिसमें एनसीईआरटी भी थी, पूनम गांधी भी था, और देन ये वाले आर के सिंगला भी थी, और फिर 2 सैंपल पेपर मैंने यूज किए थे उसमें। तो इतनी सारी चीज़ों से मैंने पढ़ाई करी थी। और जो मैंने ऑब्जर्व किया उस टाइम पे वो ये था कि आप जितनी ज़्यादा बुक्स लोगे आप कंफ्यूज होते चले जाओगे, क्योंकि किसी बुक में कोई चैप्टर बहुत मुश्किल, बहुत हार्ड दे रखा होता है, उसमें क्लियर नहीं है डेफिनेशन, बहुत ही ऐसे वर्ड उसमें यूज हो जाते हैं कई बार कि आप याद नहीं कर पाते। तो आप एक एक बुक से एक एक चैप्टर तो याद करोगे नहीं। तो ऐसे में आप कोई भी बुक ले लो, पूनम गांधी लेनी है तो वो ले लो, वो भी अच्छी बुक है। ये वाली बुक लेनी है आर के सिंगला तो ये भी ले लो, ये भी अच्छी बुक है। कोई भी एक बुक ले लो, पहले उसको फिनिश करो, ठीक है, पहले उसको फिनिश करो। फिनिश करने के बाद फिर अगर आपको लेना हो तो ले लो। बाकी अगर राय में तो आप आर के सिंगला लेने के बाद अपना क्या कहते हैं केस स्टडी वाली बुक ले लेना और एनसीईआरटी ले लेना। बस ये 3 चीजें ले लो और आपका काम खत्म हो जाएगा। उसमें बात करते हैं पहले चैप्टर की, जिसके अंदर आपको टोटल 4 टॉपिक देखने को मिलेंगे। प्रबंध एक परिचय, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन इसके अंदर अभी एक इम्पोर्टेंस वाला टॉपिक रह गया है, तो वो एक बार देख लेते हैं, महत्व। फिर हम सीखेंगे प्रबंध विज्ञान है, कला है, पेशे के रूप में, ये सारी चीजें। उसके बाद देखेंगे अगर टाइम होगा तो ये भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ शुरू करने से पहले कि अगर आप नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। साथ में लाइव क्लास भी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अगर आप आज की डेट में, जिस डेट को अपलोड हो रहा है, अगर उसी डेट पे अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि अब से लाइव क्लास स्टार्ट होगी यहाँ पर, ठीक है। अगर आप ये चीज 1 साल के बाद देख रहे हो तो सॉरी उसके लिए। तो बात करते हैं हम अपने टॉपिक प्रबंध। अगर हम देखो वेटेज की अगर हम बात करें तो 16 नंबर का है, 3 चैप्टर मिला के, पहला दूसरा तीसरा, तीनों चैप्टर मिला के 16 नंबर के आपके इसकी वेटेज होती है। ये लेटेस्ट है बेटा आपका 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होता है, जो आपके स्कूल वालों के हाथ में है। तो टीचर से बना के रखो। अगर टीचर दिन में कहता है कि रात हो रही है तो बिल्कुल सर रात हो रही है, रात बोलो उनको। अब उनके हाँ में हाँ मिलाओ, ठीक है। मतलब चापलूसी करो अच्छे से, और साथ में मेहनत भी करते रहो, ठीक है। ऐसा ना हो कि चमचे बन के रह जाओ, ठीक है। जोक है, सीरियसली मत ले लेना इस बात को, कहीं आपको कि सर तो भैया चमचा बनने कह रहे हैं, तो सिर्फ मजाक था और कुछ नहीं था, ठीक है। कैरेक्टर हम कर चुके हैं बेटा इसका, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें उद्देश्य की, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है उद्देश्य। प्रबंध के उद्देश्य क्या है? तो किसी भी बिजनेस की अगर मैं बात करता हूँ, किसी भी बिजनेस की, तो अगर मैं कॉपी में भी 1 मिनट यहाँ पर मेरे पास कुछ है, किस पे लिख सकता हूँ, हाँ ये है मेरे पास,
ये है, ठीक है। मान के चलो ये बिजनेस है, ठीक है। ये बिजनेस जब स्टार्ट हुआ है तो इसके कुछ अरमान होते हैं, इसके दिल में कुछ ख्वाहिशें होती हैं। बिजनेस जब स्टार्ट हुआ है तब तो इसकी आंखें भी बनी हुई है, देखो बेचारा कितना खुश है, क्योंकि पहला दिन है। थोड़ा डरा भी है क्योंकि भाई पता नहीं कब तक चलेगा, क्या पता बीच में बंद ना हो जाए। तो इसके कुछ मोटिव होते हैं, इसके कुछ गोल होते हैं, इसके कुछ उद्देश्य होते हैं। बिजनेस के उद्देश्य को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है बुक के अकॉर्डिंग। तो पहला है संगठनात्मक उद्देश्य, एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे उसका उद्देश्य क्या है। फिर बात करेंगे सामाजिक उद्देश्य की, एक समाज के रूप में, क्योंकि जो बिजनेस है वो समाज के बीच में रहकर काम करता है, क्योंकि फैक्ट्री कोई क्या कहते हैं मंगल ग्रह पे तो नहीं लगाएगा। तो बिजनेस जो होगा वो भी पृथ्वी पे ही होगा, आप सबके बीच में होगा। तो समाज के बीच में अगर बिजनेस चल रहा है तो समाज के प्रति भी उसका कोई ना कोई उद्देश्य है। जैसे अभी रतन टाटा ने जो अभी डोनेशन जो दी है वो काबिले तारीफ है। तो इस तरीके से जो बिजनेस है वो क्योंकि सोसाइटी में रह के होता है, सोसाइटी के लोगों के लिए होता है, तो समाज के प्रति भी उसका कुछ दायित्व होता है। लास्ट है व्यक्तिगत उद्देश्य, क्योंकि जो बिजनेस में काम करने वाले लोग हैं भाई वो इंसान हैं, तो उनके भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो 3 तरीके से ऑब्जेक्टिव को बांटा हुआ है, संगठनात्मक, सामाजिक और व्यक्तिगत। संगठनात्मक की अगर हम बात करें तो संगठनात्मक में 3 पॉइंट यहाँ पे देखने वाली बातें हैं। पहला पॉइंट है जीवित रहना। एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई जो बिजनेस है, बिजनेस का मेन मोटिव होता है कि भैया अपने आप को सरवाइव कर सके मार्केट के अंदर। सरवाइव उस पॉइंट में होता है कि जब उसको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो उसको कोई लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि भैया सरवाइव कर रहा है, कम से कम चल तो रहा है। बंद करने से अच्छा है कम से कम चल तो रहा है, रैंक की चल रहा है, भले धीरे धीरे चल रहा है बट चल रहा है। तो सबसे पहला जो उद्देश्य होगा वो होगा सरवाइव करना, जीवित रहना। जैसे लिखा है प्रत्येक व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहना चाहता है। दूसरा पॉइंट है प्रॉफिट कमाना। जब वो मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश कर लेता है, जब 2-3 साल हो जाते हैं, लोग देखने लग जाते हैं, जानने लग जाते हैं, पहचानने लग जाते हैं कि हाँ भैया ये भी एक बिजनेस है, यहाँ पर ये भी एक दुकान खुली हुई है, तो ऐसे में फिर वो प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है कि चलो भैया मार्केट में सरवाइव तो हमने कर लिया, लोग हमें जानने पहचानने भी लगे, तो अब हम क्या करेंगे, हमने अपने पैर पसार लिए हर जगह, अब हम प्रॉफिट अर्न करना शुरू करेंगे। जैसे जियो कंपनी ने किया, सबसे पहले उसने सरवाइव करना शुरू किया, फ्री में देना शुरू किया। जब वो लोगों के पास घर घर जब पहुंच गया तब उसने प्रॉफिट अर्न करना शुरू किया, और ऐसा प्रॉफिट अर्न करना शुरू किया कि हमारे मोबाइल के नेटवर्क ही गायब हो गए। अब हेलो हेलो करते रहो, कुछ ना तो वहां से आवाज सुनाई देती ना तो यहाँ से आवाज आती। इवन मेरा तो वाईफाई भी खराब हो गया बेटा, इसमें मेरा वाईफाई की स्पीड नहीं आ रही है पैसा देने के बाद भी। अब आप में से कोई ये कहेगा कि सर आप पैसे नहीं देते, पैसा देने के बाद भी बेटा वाईफाई नहीं चल रहा। बताओ, विकास, ग्रोथ। जब सरवाइव हो जाता है, जब प्रॉफिट भी कमाने लग जाते हैं, उसके बाद लालच बढ़ जाता है बिजनेस का कि भैया अब हम करेंगे ग्रोथ। हमने इंडिया में तो बहुत प्रॉफिट कमाया, अब हम चाइना वालों को भी बर्बाद कर देंगे, हम वहां पे भी जाके बिजनेस खोलेंगे अपना। तो ग्रोथ हर तरीके की हो सकती है। जैसे अगर मेरी अपने इलाके में अगर दुकान है तो मैं चाहता हूँ कि दूसरे इलाके में मेरी दुकान हो जाए। लेकिन अगर मैं एक कंपनी हूँ, एक बहुत बड़ी कंपनी हूँ, तो फिर मेरा मोटिव होगा कि ग्रोथ का जो मेरा लेवल है वो होगा इंडिया को छोड़ के अमेरिका, चाइना, है ना, यूरोप में कहीं भी वहां पे अपने स्टैब्लिशमेंट करना। तो ग्रोथ होती है इसमें। तो 3 पॉइंट होते हैं किसी भी संगठन के उद्देश्य। पहला सरवाइव करना, दूसरा प्रॉफिट कमाना, तीसरा उसको ग्रोथ देना, अपने बिजनेस को बढ़ाना। अगर हम बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखो पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जरा इमेजिन करने की कोशिश करो। देखो बिजनेस अगर आपको करनी है तो सारी इमेजिनेशन के ऊपर है। 10th क्लास का अभी भी इंसिडेंट मुझे याद है, जब सर हमें जब पढ़ाते थे SST सोशल साइंस, तब उन्होंने कहा था कि आप इमेजिन करना शुरू कर दो तो आपको थ्योरी याद होने लग जाएगी। तो जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तब मेरा ये काम था भाई इमेजिनेशन में खो जाओ कि हाँ जो वो बात बता रहे हैं वो मैं अपने माइंड में एक फिल्म की तरह क्रिएट कर लिया करता था कि अच्छा अब ये हो रहा है, अब ये होगा, ऐसे होगा। तो ऐसे में याद करने में आसानी होती है। और देन उस टाइम पे मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे SST में। नंबर नहीं बताऊंगा बट बहुत अच्छे, मतलब जितना आप सोच सकते हो कि इतने अच्छे मार्क्स हो सकते हैं वो मार्क्स थे मेरे। ठीक है, अब बात आती है सामाजिक उद्देश्य की।
तो सामाजिक उद्देश्य का मतलब क्या है कि इमेजिनेशन करो अपने माइंड में क्रिएट कि आप एक बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हो एक सोसाइटी के अंदर। अब उस सोसाइटी के अंदर आप क्या चाहते हो कि आपके बिजनेस की वजह से क्या वहां पे बीमारियां फैले, वहां का जो वातावरण है वो प्रदूषित हो जाए, वहां पे आप उनको जो सामान जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस कर रहे हो आप अपने बिजनेस में, वो जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज्यादा घटिया हो, उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। क्या आप एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे, या आप उनसे बहुत ज्यादा हाई प्राइस आप उनसे मांग रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, आप उस सोसाइटी में रह के बिजनेस तो कर रहे हो लेकिन वहां के लोगों को जॉब पे नहीं रख रहे हो, आप जॉब के लिए कहीं और से मंगा रहे हो जो आपकी मैन पावर है। तो ऐसे में एक एग्जांपल और भी हो सकता है कि ब्रिटिश की कोई कंपनी आई, अमेरिका की कोई कंपनी कोको कोला कंपनी आई। अब कोको कोला कंपनी काम तो आपके एरिया में कर रही है लेकिन वहां पे जॉब किसको दे रही है, अमेरिका से बुला के लोगों को। तो वहां से एम्प्लॉयज आते हैं और आपकी लोकेलिटी में रहते हैं और उनको वो सैलरी दे रही है। तो ऐसे में अल्टीमेटली आप उसका प्रोडक्ट खरीदोगे नहीं, आप कहोगे भैया हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो समाज को क्या बेनिफिट मिलेगा वो होता है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य बेटा 3 तरीके से है। पहला, रोजगार अवसर के प्रदान करना, वातावरण को दूषित होने से बचाना, और तीसरा है जीवन स्तर को सुधार। जीवन स्तर का जो सुधार है वो 2 तरीके से होगा। एक, जो आपका प्रोडक्ट है वो उनके हेल्थ के लिए अच्छा हो, दूसरा वो कम अमाउंट में हो, कम प्राइस में हो, मतलब उनकी बाइंग परचेजिंग में आता हो। तो ऐसे में जीवन स्तर उनका सुधर जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सामाजिक उद्देश्य की तो 3 चीजें हमें यहाँ पे कंप्लीट करनी होती है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो आप इन्हीं 3 चीजों को भी अगर एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है, एक बार एग्जाम्पल आप पढ़ लेना। ठीक है, अब बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट। ओहो फुटबॉल, क्या बात है। इधर देखो बेटा जल्दी से, व्यक्तिगत उद्देश्य। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल पीछे से स्टार्ट हुआ है, ये एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना हो। लेकिन अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत उद्देश्य की। तो बेटा व्यक्तिगत उद्देश्य होता क्या है वो देखने वाली बात है। ठीक है, व्यक्तिगत उद्देश्य से मेरा मतलब है उन लोगों के उद्देश्य से जो लोग बिजनेस में काम कर रहे हैं, जो लोग उस बिजनेस में काम कर रहे हैं उनसे मेरा मतलब है व्यक्तिगत उद्देश्य। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप जॉब करने जा रहे हो किसी कंपनी में तो आपका मेन मोटिव क्या होगा? आपका मेन मोटिव होगा वित्तीय आवश्यकताएं, मतलब जो भी पैसों से रिलेटेड जो भी है वो सारी सारी आपकी जो नीड है वो पूरी हो जाए जॉब से या उस बिजनेस से। दूसरी नीड क्या होगी? सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता का मतलब क्या है? समाज, देखो जो इंसान है वो समाज के बीच में रहने के लिए बना है। तो जब आसपास के लोग जब आपको क्या कह सकते हैं कि आपसे मेल जोल बना के जब रहते हैं आपके साथ तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो वही सारी सामाजिक आवश्यकताएं होती है समाज में। कहते हैं ना कि समाज में हमारा नाम है, तो सामाजिक आवश्यकताएं जो मान सम्मान कह लो आप उसे, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाती है सामाजिक आवश्यकता। अगर आप एक ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं, एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो नशे का उत्पादन करती है, तो अल्टीमेटली समाज में आपको थोड़ा सा खराब नजरों से देखा जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो जो लोगों के लिए दवाइयां बनाती है या लोगों की बहुत हेल्प करती है, तो आपकी इज्जत अपने आप, आपकी जो वैल्यू हो अपने आप सोसाइटी में हाई हो जाएगी। तो आप किसी भी कंपनी से 2 चीजें जो चाहते हो, पहला वित्तीय जो फाइनेंशियली जो भी आपकी कंडीशन है वो फुलफिल हो जाए, दूसरा सामाजिक आवश्यकता जो आपको इज्जत चाहिए, जो आपको मान सम्मान चाहिए वो आपकी कंप्लीट हो जाए। लास्ट में जो होता है वो होता है उच्च स्तरीय आवश्यकता, हाई लेवल नीड जो होती है वो हाई लेवल की जो नीड होती है वो होती है व्यक्तिगत विकास, मतलब प्रमोशन। अब इसको प्रमोशन के नाम से याद कर सकते हो कि अगर आपकी फाइनेंशियली भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, समाज में आपको मान सम्मान मिल रहा है, अब आप चाहते हो कि आपकी कंपनी में आपको प्रमोशन मिले, उच्च स्तर, आपके पास राइट्स हो, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, जिससे हम कह सकते हैं कि ये पर्सन हमारी इस कंपनी की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये पर्सन नहीं होगा हमारे बिजनेस में तो हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर हमारा बिजनेस कोई अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है तो इस पर्सन की वजह से कर पा रहा है। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो जो राइट्स है, वो अथॉरिटीज जो है वो अब चाहता है वो इंसान, तो उसको हम बोलते हैं उच्च स्तरीय आवश्यकता है। तो 3 तरीके की आवश्यकताएं होती है, वित्तीय आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, उच्च स्तरीय आवश्यकता। इनको आप थोड़ा अलग तरीके से भी समझ सकते हो, अलग अलग वीडियो देखते हो, अलग अलग तरीके से आपको समझ में आने लग जाएगा। तो मेन पॉइंट जो मेरा समझाने का था वो ये 3 तरीके से थे। आप इन 3 तरीकों को अच्छे से समझ सकते हो। क्लियर हो गया पॉइंट? अब बात आ जाती है प्रबंध का महत्व क्या है। उद्देश्य हमने सीखे, अब बात आती है महत्व क्या है।
तो महत्व क्या है लिखा है, देखो जरा, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू 0। अगर आप किसी भी चीज में से अगर आप मैनेजमेंट को माइनस कर देते हो तो बेटा आपको जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है 0। क्या है चीज, वो मैं आपको एक भी समझा देता हूँ ये पॉइंट। अगर हम बात करते हैं बेटा, एनीथिंग का मतलब है यहाँ पर कि किसी भी चीज, कोई भी काम अगर आप करते हो डेली भी, अगर कोई काम कर रहे हो उसमें, जैसे यहाँ पे फुटबॉल का एग्जांपल दिया हुआ, क्रिकेट का भी एग्जांपल दे सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज में से कोई भी काम अगर आप कर रहे हो उसमें से अगर आप मैनेजमेंट हटा देते हो तो आपका जो रिजल्ट मिलता है वो 0 मिलता है। मतलब 0 का मेरा मतलब है कि वो काम नहीं होगा या अच्छे से नहीं होगा। एग्जाम्पल के नाम पे ले लेते हैं जैसे फुटबॉल। अब फुटबॉल में जितने प्लेयर होते हैं, अगर वो मैनेजमेंट की तरफ से, अगर मैनेजमेंट करने के बाद अगर खेलने के लिए उतरते हैं तो आप इसको कोऑर्डिनेशन का भी नाम दे सकते हैं एक तरह से। तो अगर मैनेजमेंट करके अगर आप किसी काम को करते हो तो पहला पॉइंट तो ये कि रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। दूसरा, आपका जो गोल है वो कम कीमत में आप अचीव कर लोगे समय के रहते। ठीक है, अब ज्यादा डीपली जाएंगे नहीं क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं, ना तो कोई क्वेश्चन आएगा इसमें से। अब बात आ जाती है इसके महत्व क्या है, तो इसका महत्व बहुत कुछ है। तो महत्व कुछ ऐसा हो गया बेटा, देखो कि जबरदस्ती आप किसी की तारीफ कर रहे हो तो ऐसे ही हम मैनेजमेंट की तारीफ कर रहे हैं, हालांकि जबरदस्ती तो नहीं है बट आपके लिए तो जबरदस्ती है क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक मिल गया पढ़ने के लिए। पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट, प्रबंध सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। देखो, प्रबंध की आवश्यकता वहीं पड़ती है जहां पे समूह है। समूह का पॉइंट क्या हो गया, जब ग्रुप है तो ग्रुप में बहुत अलग अलग लोग हैं और सभी के सभी अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है प्रबंध में कि भाई उन सभी को ऐसी चीज प्रदान कर दो, ऐसे सारे काम उनको पहले से बता दो, इस तरह से मैनेज कर लो उन सभी की एक्टिविटी को कि इनकी जो एक्टिविटी है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में हेल्प करे। तो इसीलिए प्रबंध सामूहिक प्रक्रिया है, एक समूह के बीच में रहकर ही काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रबंध से कुशलता बढ़ती है। प्रबंध से कुशलता कैसे बढ़ती है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि प्रबंध में क्या होता है कि आप पहले से ही कितने रिसोर्सेस आपको चाहिए। रिसोर्सेस आपके मल्टी टर्म्स में हो सकते हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, आपने क्या कहते हैं, आपने व्यक्तियों का आपने प्रबंध किया, आपने सामान का प्रबंध किया। तो इससे क्या हो जाता है कि जब आप सारी चीजें पहले से ही लाके रख देते हो तो ऐसे में कुशलता बढ़ती है। कुशलता का मतलब क्या हो गया कि एक तो पॉइंट ये हो गया कि वो जो गोल है आपका वो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि कम पैसों में हो जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस दोनों ही इसमें आ जाता है, आपका प्रभावपूर्ण और कुशलता। ठीक है, दोनों चीजें आपके पास आ जाती हैं। अब एग्जांपल देता हूं मैं, मान के चलो आप कह रहे हो कि भैया हमें तो पार्टी करनी है, हमें क्या करनी है, पार्टी। अब पार्टी करने से पहले अगर आपने किसी पर्सन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भैया ये सारी चीजें आप लेके आ जाना टाइम से पहले, पार्टी शुरू करने से पहले, तो जब आपकी पार्टी स्टार्ट होगी तब तक आप सारी चीजें लेके रख पाओगे और ऐसे में क्या होगा कि आपका जो टाइम वेस्ट होने वाला था वो नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध गतिशील संगठन तैयार करता है। गतिशील संगठन का मेरा मतलब क्या है कि देखो जो एनवायरनमेंट है बिजनेस का, एनवायरनमेंट जो है बेटा बिजनेस का वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। प्रबंध इस तरह से काम करता है कि जैसी सिचुएशन वैसे ही आप काम करो। तो प्रबंध हमें एक फैसिलिटी दे देता है कि जैसे वातावरण बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। तो गतिशील संगठन तैयार करने में हमारी हेल्प करता है, बाकी आप रीड कर सकते हो इसके अंदर। फोर्थ पॉइंट है हमारा, प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है। अगर मैं एम्प्लॉय हूं किसी भी बिजनेस में और मेरा गोल है ज्यादा सैलरी लेना, तो अल्टीमेटली अगर मैं अपने बिजनेस का गोल अचीव करवा दूं जो कि है ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, तो अल्टीमेटली मेरा गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। फिफ्थ पॉइंट है, प्रबंध समाज के विकास में सहायक है। ऑब्वियसली बात अभी हमने पढ़ा था, सामाजिक कुछ उद्देश्य होते हैं वो हमें पूरे करने होते हैं किसी बिजनेस में, तो वही। अब आप यहाँ पे एक लाइन जोड़ सकते हो कि कोई भी संगठन समाज के बिना अधूरा है, आप ये वाली लाइन ऐड कर सकते हो, क्योंकि समाज है तो बिजनेस चल पा रहा है, क्योंकि समाज के बीच में रहकर ही वो बिजनेस कर रहा है और समाज के लोगों को ही वो अपना सामान बेचेगा और इवन समाज के लोगों को ही रोजगार पर रख के अपना काम कर पाएगा। तो इसलिए बोला हुआ है कि प्रबंध समाज के विकास में सहायक है। क्लियर पॉइंट। अब इसके बाद यहाँ पे ये तो कुछ है कुछ पॉइंट, मैं यहाँ की बात नहीं करूंगा बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है हमारा प्रबंध विज्ञान कला एवं पेशा। ये वाला टॉपिक अभी रहने देते हैं, बहुत थोड़ा बोरिंग सा है टॉपिक, इस वजह से
बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको पक्का कर लेंगे। और हम चलते हैं। हाँ, ये सबसे बेस्ट है। पॉइंट क्या है यहाँ पे देखो, प्रबंध के स्तर एवं कार्य। ठीक है, प्रबंध के कितने स्तर है वो यहाँ पे देख लो बेटा। किसी भी बिजनेस की अगर बात करोगे तो बेटा उसके 3 स्तर होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक हो गया आपका टॉप लेवल, फिर हो गया मिडिल लेवल और फिर हो गया आपका लोअर लेवल। ठीक है, 3 तरीके के आपके लेवल होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? ये नहीं हुआ ये बताओ जल्दी से। ठीक है, अब बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आपके वो लोग आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध, यहाँ पे लिखा हुआ है उच्च स्तरीय प्रबंध। उसके बाद आ जाता है आपका मिडिल लेवल जो कि मैनेजर के लेवल का होता है। उसके बाद आ जाता है आपका लोअर लेवल मैनेजर। देखो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा फर्दर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ, जबकि इसकी कोई नीड नहीं थी। 3 लेवल बहुत अच्छे थे, पता नहीं खामा खामे उन्होंने ये 4 लेवल बना रखे हैं। 3 लेवल बेटा बहुत सही थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इस डायग्राम के ऊपर मत जाना। ठीक है, टॉप लेवल में बेटा वो लोग आ जाते हैं जो एक तरह से बिजनेस का माइंड जिसे हम कह सकते हैं, जैसे सीईओ हो गया आपका, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए आपके, है ना, वो लोग होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के। वो लोगों का काम क्या होता है? उन लोगों का काम होता है बिजनेस के लिए नई नई पॉलिसीज बनाना, उनके लिए नए नए उद्देश्य निर्धारित करना, उनके लिए गोल निर्धारित करना और उन काम को कैसे करना है ये सारी पूरी रणनीति बनाना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है कि जो टॉप लेवल ने जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी है उस गोल को अचीव करने की, तो उसकी पूरी रूपरेखा लोअर लेवल पे थोपना कि भैया अब आप ये काम करोगे। ठीक है, तो मिडिल लेवल क्या करता है? वो इन दोनों के बीच में, टॉप लेवल और लोअर लेवल, इन दोनों के बीच में एक सेतु का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर वो इनको प्रोवाइड करता चला जाता है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का एक काम ये भी है कि जो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी काम बताया है उसको पूरा करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी सामान चाहिए या जो मैन पावर चाहिए, कुछ भी चीज चाहिए, तो उन सभी का बंदोबस्त करती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट का मतलब क्या हो जाता है? ये सुपरवाइजर वाला काम है कुछ, यहाँ पर सुपरवाइजर आ जाते हैं और सबसे लास्ट में तो वर्कर होते ही है। वर्कर के ऊपर एक और पॉइंट होता है, वो होता है सुपरवाइजर का। सुपरवाइजर का काम ये होता है कि मिडिल लेवल ने जो भी रिसोर्सेज दिए हैं प्लस ऑब्जेक्टिव के साथ, फॉर एग्जांपल अगर गोल है सेल करना, ज्यादा सेल क्रिएट करना, और क्योंकि आपको प्रोडक्ट दे दिया है तो मिडिल लेवल क्या करेगा? प्रोडक्ट प्लस मोटिव, ज्यादा सेल करना, वो दोनों चीज लोअर लेवल को दे देगा और कहेगा कि भैया काम करो। तो सुपरवाइजर क्या करेगा? मिडिल लेवल से सारी चीजें, दोनों चीजें लेकर, रिसोर्सेज भी ले लिए, ऑब्जेक्टिव भी ले लिया, उन दोनों को लेकर सुपरवाइजर अपने वर्कर से काम करवाएगा। तो 3 तरीके के आपके मैनेजमेंट होते हैं। टॉप लेवल जो पूरी रूपरेखा तैयार करता है, लक्ष्य निर्धारित करता है। मिडिल लेवल क्या करता है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो इकट्ठा करेगा, और सुपरवाइजर वाला काम क्या है? वो उन कामों को करवाएगा, प्रैक्टिकल फॉर्म में वो करवाएगा वो काम। तो 3 तरीके के आपके ये पॉइंट हो गए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है ना अच्छे से, यार डायग्राम आपको बहुत अच्छे दे रखा है। प्रबंध के स्तर है बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया। देखो यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीईओ दे रखा है ना, ये सारी चीजें लिखी हुई है। फिर हम आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट मध्य स्तरीय, जिसमें आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आ जाते हैं कुछ। ठीक है, इनका काम क्या है? इनका काम ये है कुछ। आगे क्या लिखा हुआ है? निम्न स्तरीय प्रवेशक, प्रवेशक में सुपरवाइजर है। तो उसके बाद आ जाता है आपका प्लेटफॉर्म एरिया जहाँ पे आप काम करते हो। क्लियर? तो बेटा ये सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ लेना, क्योंकि मुझे कुछ खास बताना नहीं था इसमें, तो ये आप पढ़ लेना बेटा, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। अगर आपके पास बुक नहीं है, बुक है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो बेटा। कमेंट करने के बाद आप मुझे बता देना कौन सा टॉपिक आपको नहीं आया। एक बात और बेटा, मेरे को कॉल मत क्या करो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो या कमेंट करो, सबसे बेस्ट है। मैं यूट्यूब पे एक्टिव ही हूँ। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। ओके, तो ये सारे काम थे हमारे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल के। इसके बाद आ जाती है प्रबंध के कार्य क्या है, प्रबंध में क्या क्या काम होता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितने भी आपके चैप्टर है वो सारे प्रबंध के कार्य हैं। एग्जाम्पल के नाम पे बेटा मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पर 1 मिनट मैं इंडेक्स की तरफ ले जाता हूँ बेटा। इंडेक्स में मैं आपको बता देता हूँ ये सारे इसके काम है। क्या क्या है? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना। तो 4 से लेकर 8 तक जितने भी चैप्टर हैं वो सारे मैनेजमेंट के कार्य हैं। आप उनको बोल सकते हो इसके फंक्शंस हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है।
अब ये पॉइंट है क्या, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। प्रबंध के कार्य में जब हमने कहा कि भाई नियोजन वियोजन करना, संगठन करना, नियुक्तिकरण करना, ये सारे इसके कार्य हैं, तो यहाँ से पढ़ने से तो अच्छा है बेटा। अब ऐसा पढ़ लेना कोई बात नहीं, मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ, क्योंकि आप वीडियो में अगर आए हो देखने के लिए तो आप शॉर्टकट के लिए आए हो, तो मैं बेटा आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप देख लो ये चीजें हैं क्या, पहले तो आप देख लो, फिर मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ शॉर्टकट में, ठीक है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, फिर डिटेल वीडियो भी इसकी बन जाएगी। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। तो यहीं से मैं देख लेता हूँ। तो प्रबंध के जो कार्य है, पहला है नियोजन। देखो अब प्रबंध में क्या हो गया कि आपने सबसे पहले तो लक्ष्य निर्धारित किया, और जो आप गोल सेट कर लेते हो बेटा, वो गोल सेट होता है नियोजन में, मतलब प्लानिंग में। आप किसी भी काम को करने की बेटा प्लानिंग करते हो। क्लियर है पॉइंट। आप प्लानिंग के अंदर ही आप गोल सेट करते हो कि भैया मुझे ये काम करना है, मेरा लक्ष्य ये है, अब ये काम कैसे कैसे होगा, वो सारी चीजें प्लानिंग में होती है। इसके बाद आ जाता है संगठन, मतलब उस प्लानिंग को अप्लाई करने के लिए आपको किन किन सामानों की जरूरत होती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट आपको चाहिए, उनमें कितने लोग चाहिए, किस किस पोस्ट के लिए चाहिए, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, ये सारी चीजें आपकी संगठन में काउंट होती है। उसके बाद जब ये सारी आप परफॉर्मर पूरा बना लेते हो, पूरा ढांचा बना लेते हो कि हाँ भैया मुझे इतने डिपार्टमेंट चाहिए, इसमें इतने लोग चाहिए, इस कैटेगरी के चाहिए, इस फील्ड के चाहिए। इसके बाद फिर आप करते हो नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण का मतलब होता है उन लोगों को जॉब पे रखते हो, ठीक है। जॉब पे रखने का मतलब वो इंटरव्यू वाला सेशन स्टार्ट होगा, इंटरव्यू लिया आपने, सिलेक्शन किया, ये सारी चीजें, ठीक है। आपने उनको मतलब क्या कह सकते हैं, उनको आपने प्रशिक्षण दिया है ना, ये सारी चीज होती है। फिर बात आ जाती है निर्देशन। अब देखो नियुक्तिकरण में एक कमी रह जाती है कि आपने लोगों को रख तो लिया जॉब पे, लेकिन अब काम करवाने का जो स्टेप आया है वो स्टेप आएगा बेटा निर्देशन में, मतलब डायरेक्शन में। मान के चलो आप क्लास में गए और बच्चों को आपने कहा कि भैया पढ़ लेना, आज मैथ का पीरियड है। नहीं मैथ का क्यों, बिजनेस स्टडी का करेंगे, हम बिजनेस स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल। तो आपने बच्चों को कहा कि भैया बिजनेस स्टडी का आज पीरियड है, आप बिजनेस स्टडी आज करेंगे हम, ठीक है। अब बिजनेस स्टडी करके ये बोल के आप बाहर आ गए, आपको क्या लगता है बच्चे पढ़ेंगे? अब आपको हंसी आएगी, आप कहोगे कि हम नहीं पढ़ते भाई, बच्चे क्या पढ़ेंगे। तो ऐसे में काम आ जाता है निर्देशन, कि नियुक्तिकरण में आपने लोगों को जॉब पे तो रख दिया, अब उनसे काम करवाना निर्देशन में होता है। यहाँ पे आप मोटिवेट करते हो लोगों को। मोटिवेट दो तरीके से हो सकता है, आप पैसे देके भी कर सकते हो, या उनके अंदर वो मोटिवेशन की हवा भर के कर सकते हो कि यस यू कैन डू इट, आप ही कर सकते हो, दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। अलग अलग तरीके से ये जब चर्चा करेंगे तभी बहुत मजा आएगा। तो निर्देशन में आप क्या करते हो, आप लोगों से काम करवाते हो, आप उनको डायरेक्शन देते हो किस तरीके से काम करना है, क्या है कैसे, सारी चीजें आप उनका हाथ पकड़ के करवाते हो एक तरह से। जब आपने लोगों से काम करवा लिया, जब रिजल्ट आपके पास आ गया, फिर बात आती है नियंत्रण की। नियंत्रण का मतलब है अब आप ये चेक करोगे कि जो लोगों ने, वर्कर ने जो आपको एंड रिजल्ट दिया है और जो आपने सेट किया था नियोजन में जो आपने गोल सेट किया और नियंत्रण में जो आपको रिजल्ट मिला, उनके बीच में डिफरेंस देखोगे कि क्या वो आपका गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ। नियोजन में मान के चलो आपने कहा था कि 50,000 करोड़ की सेल होगी इस साल, ये हमारा लक्ष्य है। नियंत्रण में आपने देखा तो 50,000 करोड़ की तो नहीं हुई, वो हुई है 45,000 करोड़ की। तो आप कहोगे सर कि 5,000 करोड़ का हमें तो नुकसान हो गया, हम गोल अचीव नहीं कर पाए। तो ये सारा काम होता है नियंत्रण में, जहां पे हम चेक करते हैं कि हमें जो मिला है एंड रिजल्ट और जो हमने सोचा था उनके बीच में डिफरेंस कितना रह गया। उसके बाद फिर नियंत्रण में ही ये काम होता है कि वो जो चीज आई है, जो वो नुकसान हुआ है, जो जिसकी वजह से हम, आप उसको विचलन कह सकते हो आप उसको हिंदी में, तो वो जो विचलन आए हैं जिसकी वजह से वो गोल आप अचीव नहीं कर पाए, तो गोल अचीव क्यों नहीं कर पाए उसके पीछे का रीजन आप पता करते हो नियंत्रण में। देन फिर से वो सारी चीजें, फिर से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, फिर से वो नियोजन करोगे, फिर से बेटा वो आप संगठन करोगे, वो नियुक्त करोगे, वो निर्देशन, तो वो प्रोसीजर दोबारा शुरू हो जाता है। तो ये था काम हमारा प्रबंध का। प्रबंध में हम ये सारा काम करते हैं बेटा। प्रबंध कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये पूरी आपकी बुक है प्रबंध की, ध्यान रखना। पहला चैप्टर देने के बाद जब मैं था 11th क्लास और 12th क्लास में, और जब मैं 12th क्लास में जब मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा था पहला चैप्टर चलो बहुत आसान है, देखा तो भैया ये सारे चैप्टर दे रखे हैं इसके अंदर। तो प्रबंध अपने आप में ही एक MS धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी और उसकी जो टीम है, ठीक है। तो प्रबंध में ये सारी चीजें हैं बेटा। अब बात करते हैं आगे। अब देखो ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है इसमें, सिर्फ टाइम वेस्ट है अगर मैंने आपको पढ़ाया तो। लास्ट इसका जो टॉपिक है बेटा वो है आपका कोऑर्डिनेशन, समन्वय।
ये बेटा आप एक ही बार में समझ जाओगे, मैं आपको समझा देता हूँ। ये परिभाषा जो भी है ये सारी चीजें हो जाएगी, लेकिन अभी मैं आपको समझा देता हूँ। प्रबंध का सार है करके, प्रबंध का महत्व हो गया, और ये हो गया आपका समन्वय की आवश्यकता। प्रबंध की सभी स्तरों पर होती है। ये सेवा बेटा आपको रीड करना है, कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं आपको समन्वय का मतलब समझा देता हूँ, कोऑर्डिनेशन का। एक बार मतलब समझ में आ गया ना, फिर आपको ये सारी चीज समझ में आ जाएगी ये है क्या चीज। कोऑर्डिनेशन बेटा होता क्या है, मान के चलो स्कूल के अंदर मैं 1 मिनट, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ओके। मान के चलो स्कूल के अंदर एक कंपटीशन हुआ रेसिंग का, जिसमें बोला हुआ है कि 2 स्टूडेंट की एक टांग मतलब बांध देंगे एक दूसरे से, और फिर उनको भागना है। तो मुझे बताओ कि कौन से ऐसे जोड़े हैं जो जीत सकता है वो रेस, जिनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगी, जिनके बीच में समन्वय होगा। समन्वय देखो कहाँ बिगड़ता है, क्या है, कैसे है, वो देखते हैं। जब आप अपना पैर उठाओ तभी वो अपना पैर उठाए, तो ऐसे में जो आपकी आपसी जो समझ है उसको हम बोलते हैं समन्वय। क्रिकेट के अंदर भी जब आप मैच खेलते हो तो 11 प्लेयर जब एक दूसरे के साथ मिलकर जब काम करते हैं तभी बेटा मैच जीता जाता है, अदरवाइज आप जीत नहीं सकते मैच को। जैसे अगर बैट्समैन ने बैटिंग अच्छी करी, जो बैटिंग ऑर्डर था वो बहुत अच्छा था, उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छे से करी, उन्होंने टारगेट भी बहुत अच्छा खासा दे दिया। अब अगर बॉलर उनकी उस टीम के अगर बॉलर का पिटाऊ है तो वो सामने वाली टीम को जिता देंगे। मतलब कि क्या हुआ कि जो बैट्समैन और जो बॉलर है उनके बीच में समन्वय नहीं रहा। दूसरा पॉइंट, अगर मान के चलो कि बॉलर ने बॉलिंग अच्छी करी लेकिन फील्डिंग वालों ने अगर फील्डिंग अच्छी नहीं करी तो भी कोऑर्डिनेशन आपका खराब हो जाएगा। अब बात आती है बिजनेस की, मैं बिजनेस में ये एग्जांपल लेकर आता हूँ। पिज्जा हट कौन कौन गया है? अगर आप में से कोई पिज्जा हट गया है, आप सीपी कनॉट प्लेस के जो दिल्ली में, आप कनॉट प्लेस के सीपी में अगर आप देखोगे तो वहां पे एक पिज्जा हट है, जनपद के पास है। वहां पे आप जाओगे तो वहां देखोगे उनके कोऑर्डिनेशन कितना खतरनाक है। गेट पर एक पर्सन खड़ा होगा आपको अटेंड करने के लिए। जैसे आप एंटर होते हैं आपको अटेंड करते हैं, आपसे पूछता है कि कितने लोग हो, कितनी आपको बड़ी टेबल चाहिए, छोटी चाहिए, उस हिसाब से आपको टेबल पर बिठाते हैं। फिर आपको ऑर्डर लेता है। देन ऑर्डर लेने के बाद जैसे वो किचन में जाता है ऑर्डर देने के लिए, वहां से वो टाइम पूछ लेते हैं कितना टाइम लगेगा। अगर उसने कहा आधा घंटा तो वो आपके पास आता है और कहता है कि आधा घंटा लगेगा, और एग्जैक्ट आधा घंटा ही लगता है। और ऐसे में फिर आप हो जाते हो खुश। क्यों? क्योंकि जब आपको टाइम बता दिए कि आधा घंटा, तो आप आधा घंटे तक वेट करते हो। और अगर आधे घंटे में ही अगर वो चीज आ जाए या उससे पहले आ जाए तो कस्टमर खुश हो जाता है, और ऐसे में वो वहां की सर्विस को ज्यादा अच्छी रेटिंग देता है और दोबारा आने की कोशिश करेगा कि भैया जब भी जाऊं मैं पिज्जा हट में तो वहीं पे जाऊं। दूसरी चीज, वो दूसरों को भी ऑफर करेगा कि भैया अगर आपको जाना हो तो आप वहां पे चले जाना। ठीक, तो ऐसे में समन्वय काम कर रहा है। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग जब बीच में मिलकर जब काम करते हैं तो उनके बीच में जो तालमेल जो बिठाता है वो बिठाता है बेटा कोऑर्डिनेशन, समन्वय। अब बात आ जाती है इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है वो देखो जरा। समन्वय प्रबंध का सार तत्व है जो कि एक समूह के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यक्तिगत प्रयासों में सामंजस्य लाने के लिए किया जाता है। समूह के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक ग्रुप का अगर कोई लक्ष्य है तो उस बिग बॉस में आपने देखा होगा, अगर आप कोई ग्रुप बना ले तो बिग बॉस के अंदर कि भैया 2 ग्रुप है, अब उनका अगर मोटिव, अगर उनका जो गोल है अगर उनका अचीव करना है तो उनके मेंबर जो है पार्टी के जो भी उनके ग्रुप हैं उन सभी को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, वो हो जाता है हमारा समन्वय। अब बात आती है डेफिनेशन की, तो बेटा डेफिनेशन ज्यादा कुछ खास नहीं, ये वाली डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, ये वाली आप देख सकते हो, सिर्फ रीड करना है, कुछ भी नहीं है बेटा। अगर देखो मैं इसलिए नहीं करा रहा ये सारी चीजें क्योंकि कोई फायदा नहीं है। अब हाँ, अगर मैं विशेषताओं की बात करता हूँ क्योंकि ये आप पढ़ लोगे, इस वजह से मैंने कहा कोई फायदा नहीं है। एक फिर भी मैं आपको ये वाला पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे और अच्छे से बताओ तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आपके लिए सारी चीजें मैं आपके लिए कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इंटेलिजेंट हो, इस वजह से आप ये कर लोगे। पहला पॉइंट क्या है बेटा, विशेषताओं की बात कर रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या है, समन्वय सामूहिक प्रयास में सामंजस्य स्थापित करता है। एज यूजुअल, जैसे नाम है वैसे इसका काम है। ग्रुप के जो लोग हैं उनके बीच में तालमेल बिठाता है। समन्वय प्रयास में एकता सुनिश्चित करता है। दूसरी वाली लाइन को बस खींच के लिखा हुआ है, एक ही बात है। तीसरा पॉइंट है, समन्वय एक सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया का मतलब होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस।
मतलब देखो समन्वय का मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार किया दूसरी बार नहीं करोगे। अगर जब तक मैच चलते रहे, जब तक आपकी जिंदगी है, तब तक समन्वय चलता रहेगा। आज एक मैच खेला, कल दूसरा मैच खेलोगे, वहां पे भी समन्वय आपको चाहिए होगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो हर दिन आपको समन्वय चाहिए। ये नहीं कि आप बिजनेस एक दिन के लिए नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो अपने लाइफ टाइम के लिए, तो हर दिन आपको समन्वय चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है समन्वय सर्वव्यापक कार्य है। सर्वव्यापक का मतलब हो गया परवेसिव, मतलब हर जगह आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अपने घर में भी काम कर रहे हो, अगर जैसे मान लो चलो आपकी मम्मी अगर काम कर रही है, तो ऐसे में उनको भी समन्वय चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप सब्जी अगर आपकी मम्मी को बनानी है और आपकी सब्जी अगर आप लेके आते हो, तो ऐसे में आप दोनों के बीच में तालमेल होना जरूरी है, आपकी मम्मी और आपके बीच में। क्योंकि अगर घर में सब्जी नहीं होगी तो मम्मी बनाएगी क्या? तो ऐसे में आपको एक तो टाइम से सब्जी लेके आनी है और मम्मी उसको टाइम से बना ली, तो इसी को बोलते हैं समन्वय। इसको हम बोलते हैं एक सर्वव्यापक कार्य है। ये आपको हर जगह मिलेगा, आपको बिजनेस में मिलेगा। जो पैसे कमाने के उद्देश्य से जो काम करते हैं, जो पैसे कमाने के उद्देश्य नहीं है, वो भी वहां पे भी समन्वय आपको देखने को मिलेगा। तो आपके घर में तो आप जो काम कर रहे हो पैसे के लिए तो नहीं कर रहे हो, और फिर भी वहां पे समन्वय तो फिर भी चाहिए। समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। ये वाला पॉइंट छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समन्वय जानबूझकर किया जाने वाला कार्य है। ये वाला पॉइंट छोड़ दो, कोई मोटिव नहीं है इसका, हटाओ इसे, इसको रफा दफा करो, बड़ा बड़ा क्रॉस कर दो इसे। समन्वय जानबूझकर किया जाने वाला कार्य है। बट ऑब्वियसली बात है, अगर आपको गोल अचीव करना है और अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो आपको समन्वय तो चाहिए। अगर आप अकेले हो तो आपको अकेले से थोड़ी समन्वय चाहिए, लेकिन अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो दो से ज्यादा लोग अगर मिलकर काम कर रहे हो तो बेटा आपको क्या चाहिए? समन्वय चाहिए वहां पे। तो इसलिए वहां पे आप जानबूझकर समन्वय कोऑर्डिनेशन लाने की कोशिश करते हो। अब बात आ जाती है समन्वय प्रबंध का सार है। ये सार कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूँ। प्रबंध का मेन मोटिव क्या होता है? प्रबंध का मेन मोटिव होता है कि जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया था उसको अचीव करना। तो अगर आप समन्वय नहीं लाते हो अपने काम में तो अल्टीमेटली गोल अचीव नहीं कर पाओगे। तो प्रबंध का जो उद्देश्य वो तो पूरा हुआ ही नहीं। प्रबंध स्टार्ट ही उद्देश्य पूरा करने से होता है, उद्देश्य को सेट करने से होता है। तो जब उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा तो फिर प्रबंध का फायदा क्या है? तो जो समन्वय है वो प्रबंध के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता देता है। इसी वजह से बोला गया है कि समन्वय प्रबंध का सार है। जैसे अगर आपको कहीं जाना है और अगर आपका दोस्त आपका साथ दे दे तो आप कहोगे भाई मेरा दोस्त ही मिले सब कुछ है। तो वैसे प्रबंध का जो उद्देश्य प्राप्त करने में समन्वय सहायता देता है। इस वजह से हम कहते हैं कि समन्वय प्रबंध का सार है। अगर समन्वय नहीं होगा तो ऐसे में प्रबंध का कोई भी मतलब नहीं बनता। प्रबंध वहां पे यूज होता है जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल है, जहां पे लोग समूह में कार्य करते हैं, और समूह में जहां लोग काम करते हैं वहां पे समन्वय का होना जरूरी है। अदरवाइज डिशुम हो जाएगी लोगों के बीच में और कोई भी अपना गोल अचीव नहीं कर पाएगा। तो प्रबंध का गोल अचीव करने में समन्वय हेल्प करता है। इसी वजह से बोला गया है कि समन्वय प्रबंध का सार है। आप अंदर पढ़ सकते हो बेटा, इसके अंदर सारी चीजें आपके सामने गिवन है। देखो ये सारी चीजें आप पढ़ लेना अगर आपके पास बुक नहीं है तो। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है। पारदर्शी समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पे। तो बिल्कुल भैया, तो प्रबंध के स्तर कितने हैं यार बताओ ना। हाँ, टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया, लोअर लेवल हो गया, भाई तीनों स्तर पे चाहिए। अब एक बार बताओ, टॉप लेवल जो है भैया वो ऐसी रणनीतियां बना रहा है, ऐसी पॉलिसीज बना रहा है तो भाई मिडिल लेवल वाले कह रहे हैं भैया ये चांस ही नहीं है पॉसिबल होने का। फॉर एग्जाम्पल कि टॉप लेवल जो है वो कह रहा है कि भैया हमें चाहिए एक रंग बिरंगी बिल्ली, हम ऐसी बिल्लियां मतलब कि जीती जागती बिल्लियां प्रोड्यूस करेंगे। तो मुझे बताओ कि मिडिल लेवल कैसे कर पाएगा? रिसोर्सेज ला पाएगा कहीं से भी? नहीं कर पाएगा ना। तो सेम चीज अगर फिर भी मिडिल लेवल अगर आंख बंद करके अगर वो फॉरवर्ड कर देता है नेक्स्ट वालों को, मतलब अपने नीचे वालों को, तो भैया वो कहाँ से लिख करेंगे वो काम, है ना। तो ऐसे में समन्वय जो है वो सभी तरह के लोगों के लिए चाहिए। तो टॉप लेवल भी थोड़ा सोच के अपने लक्ष्य निर्धारित करे, मिडिल लेवल भी सोच समझ के वो सारे रिसोर्सेज लेके आए, और जो लोअर लेवल है वो उन रिसोर्सेज को यूज करके टॉप लेवल का जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करे। तो इसी वजह से प्रबंध के सभी स्तरों पर, जो कि आपका टॉप लेवल, मिडिल लेवल, स्तरों पर समन्वय की आवश्यकता होती है। ये सिर्फ मैंने आपको सिर्फ ऊपर से समझाया, अभी आप अंदर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी समझ नहीं आता तो मोस्ट वेलकम दोबारा कहूंगा। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में ही आंसर दे दूंगा, या फिर अलग वीडियो बनानी होगी तो अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा समन्वय का महत्व। समन्वय का महत्व इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अब हमारा टॉपिक बेटा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और बेटा लाइव वीडियो स्टार्ट होगी आपकी, मैं आपको बता दूंगा कि लाइव वीडियो कब है कैसे है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है, और केस स्टडी भी करेंगे। बेटा केस स्टडी देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, केस स्टडी सिर्फ आप बेटा तभी कर सकते हो जब आपको चैप्टर अच्छे से आता हो। अगर आपको बेटा चैप्टर अच्छे से नहीं आता
तो आप ये काम नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में रखना अच्छे से, ठीक है। तो अगर केस स्टडी करनी है तो पहले चैप्टर क्लियर करो, चैप्टर क्लियर करने के बाद फिर आप केस स्टडी आराम से कर सकते हो। हालांकि हम केस स्टडी भी करेंगे इसमें। तो बेटा मैं कोशिश मेरी रहेगी आप सभी बच्चों की हेल्प करना, और 2021 का जो बोर्ड है प्लस इसके आगे की भी जो भी है उन सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियो आती रहेगी इसी तरीके से। बीच में एक आध दिन कभी ऊपर नीचे हो सकता है, 2-4 दिन, लेकिन आपको वीडियो फिर भी मिलती रहेगी। पर्सनली बेटा मेरा नंबर जो है वो है 9315445501। बट बेटा सिर्फ व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना गलती से भी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं आपका कॉल पिक करूं, या फिर कभी लाइव क्लास ले रहा होता हूँ, उस बीच अगर आपको कॉल आ जाता है तो डिस्टर्बिंग होता है। तो बेटा थोड़ा टाइम नहीं है, इस वजह से मैं कॉल पिक नहीं कर सकता। कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, सॉरी मैसेज कर सकते हो, कॉल मत करना, गलती से बोल दिया मैंने, कॉल मत करना बेटा, मैसेज कर देना। और एक चीज और, अगर पर्सनल आपको अगर क्लास चाहिए प्लस आपकी अकाउंटेंसी, बिजनेस या इकोनॉमिक्स की, तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ जो आपका ईयरली जो पैकेज है वो है बेटा 7,000 रुपीज का, ठीक है। इसके अंदर आपको मैं 2 या 2 से ज्यादा बुक्स कराऊंगा इसमें, तो आपके एक तो चैप्टर क्लियर होंगे, प्लस इसके अंदर मैं आपको टेस्ट पेपर भी आपसे लूंगा आपका, फिर आप सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप कर देना, या मुझे PDF किसी भी तरीके से मेल करना, मेल कर देना उसके अंदर आप, ठीक है। तो आप टेस्ट पेपर आपका हो जाएगा, प्लस आपका कोर्स कंप्लीट होगा, साथ में रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है। केस स्टडी बिजनेस की अगर हम बात करें केस स्टडी तो उसमें बेटा कंपलसरी है ही है, ठीक है। लाइव क्लासेस होगी बेटा इसके अंदर आपकी, जो भी आपकी लाइव क्लास है। लाइव क्लास देखो 2 तरीके से है, एक तो जनरली सभी के लिए, और एक लाइव क्लास उन बच्चों के लिए जो एक्चुअली में पेड ले रहे हैं, ठीक है। 7,000 बेटा पर सब्जेक्ट है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, पर सब्जेक्ट है बेटा ये, ठीक है। डिफरेंस देख लेना, ज्यादा अमाउंट नहीं है। अगर आपको देखो, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो वैसी बात है, ये कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं चल जाएगा मेरा काम, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नॉर्मल क्लासेस चल रही है आप उसमें से पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप पेमेंट करते हो तो उसका थोड़ा सा अलग इम्पैक्ट पड़ जाता है। बात आती है पेमेंट की, तो पेमेंट कैसे करोगे? अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप मुझे फोन पे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप मुझे गूगल पे भी कर सकते हो, ठीक है। पेटीएम वैसे मैं लेता नहीं, क्योंकि पेटीएम में वो ट्रांसफर नहीं हो पाता, दिक्कत करता है। पेटीएम भी है, तो फोन नंबर जो है बेटा इन सभी का जो लिंक है वो इसी नंबर से है। अगर आप चाहो तो इस नंबर पे मुझे आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने से पहले मुझे एक बार मुझसे बात कर लेना व्हाट्सएप पे। जैसे अगर मुझे लगता है कि आप इसकी बात कर रहे हो, पेमेंट की बात कर रहे हो, तो पक्का मेरी तरफ से कॉल आ जाएगा आपको, ठीक है। और फिर लाइव क्लासेस और नोट्स आपको मिलते रहेंगे, हाँ नोट्स जरूर मिलते रहेंगे बेटा आपके, ठीक है, आपको इसके साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहो इसी तरीके से। और आई एम श्योर कि आप अराउंड 95 प्लस मार्क्स ला सकते हो। और बेटा बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाना बहुत जरूरी है, ये भी बात ध्यान में रखना, क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, आप उसको बेनिफिट उनका ले सकते हो। मार्क्स नहीं आए तो एक अलग बात है, फिर तो देखो लाइफ तो चलती रहेगी, फिर भी हर किसी की लाइफ चल रही है, कोई नई बात नहीं है, आपकी भी चल रही है, बाकियों की भी चलेगी। लेकिन अगर मार्क्स आ जाते हैं तो आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप जो चाहो वो कोर्स कर सकते हो एटलीस्ट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइव क्लास जब होगी तो मैं आपको टाइम बता दूंगा कैसे कैसे होगी सारी चीजें। किसी को ग्रुप बनाना है तो मुझे ग्रुप बना के भी कर सकते हो, आप आपस में ग्रुप बना लो, मुझे उसमें ऐड कर लो, चाहो तो वो कर सकते हो, मर्जी आपकी, जैसे चाहो वैसे कर लो आप, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।